प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं प्री बोर्ड का पेपर और ये बोर्ड परीक्षा में भी 2024 का जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें भी ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको ध्यान रखना है। रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, बोर्ड परीक्षा का पेपर दे दिया है। अभी 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 अपलोड किया गया है, उसको आप चेक कर लेना। ऑलरेडी वो 3.5 घंटे का बहुत बढ़िया पेपर बनाया गया है और उसको आप देखोगे तो उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझा दी है और वहाँ से बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। उसको अगर पढ़ लेते तो आप बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। अब जो ये पेपर है, ये रसायन विज्ञान का, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 3.25 घंटे का समय रहेगा आपका, 70 नंबर का ये पेपर रहेगा। और इसमें जो आपको निर्देश हैं, प्रारंभ में 15 मिनट तो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, बाकी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के सामने उनके अंक जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और जो भी आपको पद लिखना होगा, गणना करना होगा, उन प्रश्नों का गणना के साथ जो है सारे पद आपको लिखने होंगे। सही तरीके से आपको आंसर देने होंगे। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखने हैं, यानी प्रश्नों से रिलेटेड जो उत्तर है वही लिखना है। जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण भी देनी है। और इस प्रत्येक खंड में जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो है इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। और इसमें क ख ग घ इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं और उसके 4 विकल्प हैं, उनको हमें सही विकल्प को चुन करके लिखना है। पहले प्रश्न से हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे और बाकी सारे प्रश्न पत्र जरूर देख लेना। अगर आप प्रश्न पत्र नहीं देख चुके हैं तो आपको बता दूं, ये वाला जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में उपलब्ध है ये, जो कि यूपी बोर्ड में 2024 में जरूर आएगा। फिजिक्स का इतना आसान तरीके से मैंने इस पेपर को समझा है, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप अपना समय व्यर्थ ना करके इस वीडियो को ढंग से देखते हैं तो फिजिक्स की बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके अलावा जो दूसरा सोल्यूशन मैंने दिया है उसको देखिए। जो आपका अंग्रेजी विषय है इसको भी कंप्लीट करा दिया गया है। अंग्रेजी का विषय जो है पूरा आंसर दिया गया, एक एक डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आंसर्स लिखेंगे हम, ये करा दिया है। जिन बच्चों के पास, आपके दोस्तों के पास जिसके पास लेखा शास्त्र है यानी कि अकाउंट्स है, उनके बच्चों के भी सॉल्यूशंस करवा दिए गए हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन है, डिटेल्ड में सॉल्यूशन है, हर प्रश्न का उत्तर दिया गया, चाहे अथवा पाठ हो या बिना अथवा पाठ हो। उसके अलावा जो आपके पास व्यवसाय अध्ययन है तो ये भी हमने करा दिया, इस व्यवसाय अध्ययन को भी आप देख सकते हैं। और इतिहास का जो प्रश्न पत्र किसी के पास है तो इतिहास भी कंप्लीट करा दिया गया है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे विषय जो है कंप्लीट करा दिए गए और इसी चैनल पे उपलब्ध है पूरे सॉल्यूशन के साथ में। अंत तक अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप इन सभी को देख करके अपने प्रश्न पत्र की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और 2024 का एग्जाम जो है बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है। आप सभी को पता है कि फलक केंद्रीय घनीय कोष्टिका में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 4 कैसे आया सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि इस तरह का जो है स्क्वायर आपका जो है होता है ना, आपको पता ही होगा, आपने देखा भी है इसका डायग्राम। और फिर आप बॉक्स एक और बना लीजिए, फिर इनको जोड़ दीजिए, इस तरह से आपका बॉक्स बन जाएगा ना। तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। हर कोने पे जो है आपको परमाणु होते हैं, तो सभी कोनों पे आप परमाणु ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो मैं थोड़ा सा इंक चेंज करके आपको ड्रॉ करूं तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो एक यहाँ होता है, एक ये हो गया 2, फिर ये 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7 और फिर यहाँ 8। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा, और जो इनके फेसेस हैं, जो ये चारों तरफ जो ये डब्बा सा दिखाई दे रहा है ना, इस फेस पे एक, इस फेस पे 2, इस अगले साइड में फेस, यानी फेस कितने हैं, तो इसके फेसेस कितने हैं, सरफेसेस कितने हैं। आप कोई डब्बा, माचिस की डब्बे लो और उसको देखो, उसमें डब्बे में फेसेस कितने हैं, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो है 6 फेसेस है ना। 1 2 3 4 5 6, 2 आमने सामने, एक और 2 ऊपर नीचे और दाएं बाएं, ठीक है ना। तो 6 फेसेस हो गए। तो सबके बीच में एक और होता है, तो इस तरह से मैं ग्रीन कलर में सबकी जगह एक एक बना दूं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 6 आपको ग्रीन कलर में मिल गए, ठीक है। 1 और सामने वाला फेस, और ये बॉटम वाले में बना दिया मैंने, बॉटम में ये है, ये साइड वाले में है, जैसे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट में है। और ये राइट वाले सरफेस पे, जो ये सरफेस है ना, ये चौकोर सा, इसके सरफेस की बात कर रहे हैं ना। इस तरह से ये ऊपर वाले पे है, ये नीचे वाले पे था, और ये फ्रंट वाले पे, बिल्कुल जो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसको निकाला कैसे, तो आप सभी को पता है कि कोने के परमाणु कितने हैं टोटल, अभी अभी आप 4 4 8 हो गए, तो 8 तो हो गए कोने के परमाणु, ठीक है। और फिर इसके में मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, परमाणु प्रति एकक कोष्टिका, प्रति एकक की बात कर रहे हैं, प्रति एकक मतलब कि 1/8, ठीक है।
फिर इसके बाद में प्लस कर देंगे हम। कौन से परमाणु लेंगे? जो फलक केंद्रित जो आपके परमाणु है ना फलक पे, वो कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया। इनटू में एकक फलक आपका जो है कोष्टिका की कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ गई एकक कोष्टिका पे। यहाँ पे कितना आ गया? इसको काट लेते हैं, तो ये 8 से 8 कट गया, और यहाँ पर ये 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो यहाँ पर 8 से 8 कटा, तो ये आ गया 1 प्लस में 3 इक्वल्स टू 4। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ताकि और जो है सॉल्यूशन को हम कर सकें। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है? अणु संख्या गुण जो है वो किसका नहीं होता है? तो सरफेस टेंशन का होता है। ठीक है, क्या गुण उसका नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो पृष्ठ तनाव का जो है विलयन का अणु संख्या गुण नहीं होता है। तो कौन सा विलयन होगा जिसका पृष्ठ तनाव जो है वो पृष्ठ तनाव अगर होगा तो उसका अणु संख्या गुण नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी तो अणु संख्या गुण का जो है ना डेफिनेशन ही पूछ लेता है, अणु संख्या गुण जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो अणु संख्या गुण जो होता है ना, किसी विलयन का वह गुण होता है जिसमें जो उपस्थित विलय पदार्थ है ना उसके कणों या अणुओं या आयनों की जो भी संख्या होती है उस पर या उसकी मात्रा पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, अणु संख्या गुण जो है वो क्या होता है? किसी विलयन का वह गुण होता है जो उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के कणों, अणुओं या आयनों की संख्याओं या मात्राओं पर जो है निर्भर करता है। ऐसे अणु को जो है अणु संख्य गुण कहते हैं। ठीक है, तो आपका प्रसरण दाब में भी होता है, वाष्प दाब में अवनमन इसमें भी होता है, हिमांक में अवनमन इसमें भी होता है, तो तीनों में होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? पृष्ठ तनाव में ये अणु संख्य गुण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आ गया करेक्ट। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका ग पार्ट में पूछा गया है शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मात्रक जो है आपको बताना है। आप ये तो जानते हो कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है इसमें जो हमारा वेग होता है, ठीक है ना, वेग जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो जो है आपका वेग स्थिरांक, ठीक है ना, और जो है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया है ना, तो अभिक्रिया जब शून्य कोटि होगी तो सांद्रता की घात क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे, राइट। अगर इस सांद्रता की घात 0 है तो इसका मतलब आप जानते हो, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो है क्या आती है? 1 आती है ना। यानी कि 1 की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, और 9 की पावर 0 हो तो भी 1 होगा, और 100 की पावर 0 होती तो भी 1 होता, या 1 अरब की पावर 0 होती तो भी उसकी संख्या का मान 1 ही होता। क्लियर हो गया? तो सभी संख्याओं की जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा जो है देखने को क्या मिल रहा है आपको? अगर सांद्रता का जो आपकी घात है यानी पावर 0 है तो आप जानते हो इसके मान क्या हो जाएगा? 1। आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, 10th तक 11th तक पढ़ते आए हैं, जिसमें आपका किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यानी कि अगर 1 की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, वैल्यू 1 आएगी, या 2 की पावर 0 करोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, अगर 3 की पावर 0 करोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह डैश डैश अनंत तक जो है, मतलब आप अनंत की छोड़ दीजिए, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट तक 9 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 की पावर 0 करोगे तो भी, मैं कह रहा हूँ 9 9 9 9 बहुत सारे 9 लिखे हैं, उसकी पावर भी 0 करोगे तो भी 1 आएगी। यानी किसी भी संख्या की पावर 0 जब हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि जो है आपका यहाँ पर इसकी पावर अगर 0 है तो ये सीधा सीधा 1 हो जाएगा। यहाँ पे k तो साथ में इनटू में है ही, यानी कि मैं वेग की बता सकता हूँ कि वेग जो है वो k के बराबर आ गया, और k जो है इसका यूनिट हमें बताना है। वेग किसके बराबर है? k के बराबर। और वेग का जो हम k लेते हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक हम लिख सकते हैं अगर हमें पता होगा कि जो आपका मात्रक जो होता है इसमें हमारा जो होता है वो सांद्रता बटे समय होता है। ठीक है, और सांद्रता को हम किससे डिनोट करते हैं? तो सांद्रता को हम जो है डिनोट करते हैं मोल लीटर से, पर लीटर से। ठीक है ना, तो मोल पर लीटर, और समय ये है समय, और समय को किससे डिनोट करते हैं? तो हम उसको करते हैं सेकंड पर सेकंड से, यहाँ भी सेकंड से, ठीक है, सॉरी सेकंड से। तो सांद्रता हो गया आपका मोल प्रति लीटर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, और समय जो है आपका सेकंड में हम लेते हैं। तो अगर मैं इस समय को ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे पास जो इसका मात्रक आने वाला है वो क्या आने वाला है? तो सांद्रता का मैं पहले लिख लूंगा, वो आ गया मोल। ठीक है, फिर मोल के बाद में क्या है? प्रति लीटर। ठीक है, सांद्रता आ गया, और समय को जब ऊपर ले जाऊंगा तो एस जो है माइनस का हो जाएगा, यानी कि प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप जो है समय, यहाँ पे प्रति सेकंड ही है, मतलब प्रति समय है, तो समय को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, आपको पता ही है इतनी सारी चीजें तो आपने बहुत बेसिक चीजें सीख रखी हैं। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड जो है इसका थर्ड आंसर
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक केंजारो अभिक्रिया नहीं देता? आंसर तो आपके सामने ही है, एसिटाल्डिहाइड जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और जब अल्फा हाइड्रोजन वाले यौगिक जो है अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अभिक्रिया नहीं देते हैं, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण जो है कोई भी अभिक्रिया जो है वो आपका केंजारो अभिक्रिया नहीं होगी। तो एसिटाल्डिहाइड में जो है आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जिसके कारण जो है अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण जो भी यौगिक होंगे वो केंजारो अभिक्रिया नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका एसिटाल्डिहाइड जो इसका आंसर है, क्योंकि इसमें जो है आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है इसमें अल्फा में एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब ये जो है नहीं होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो केंजारो अभिक्रिया जो है किसी भी अगर किसी में भी प्रेजेंस नहीं है, जहां पर भी आपका ये इसकी प्रेजेंस नहीं है, तो वहां पे केंजारो अभिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। सबसे पहले एथिल एमीन ले लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको सभी को पता है, C2H5NH2 होता है, ठीक है। प्लस आप इसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, HNO3 दिया है ना, ये मिस्टेक है, इसमें HNO2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो HNO2 से जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे को क्या देगा, C2H5OH। अभी ये क्या है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये जो है एथिल अल्कोहल है। साथ में क्या दे देगा ये, तो ये N2 गैस दे देगा, ठीक है। साथ में और क्या दे देगा, तो ये वाटर दे देगा, H2O। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो हमारे ऑप्शन से क्या मैच हो रहा है, तो C2H5OH। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको देखते हैं हम। जो हमारा ग्लूकोज होता है, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ये आपका कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपका, और फिर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। इसके बाद हम नीचे अगर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा CHOH4, और यहाँ जुड़ा रहेगा आपका फिर से कार्बन से CH2OH, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, आपको सभी को पता है। अब यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड जो है ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें जो है ये एल्डिहाइड जो है ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड समूह जो है होता है इसलिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए एक तत्व है जो ए बताया इसने कि ए तत्व है, परमाणु द्रव्यमान उसका 100 दे दिया है, इसकी संरचना जो है BCC है, यानी कि Z आपका 2 है, समझ गए। BCC में आपका Z जो है वो 2 होता है, तथा एकक कोष्ठक के कोर जो है आपका लंबाई उसकी दे रखी है 400 पिकोमीटर। यहाँ पे देखो Z तो आपका 2 आ गया, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे को M दे रखा है 100, जो कि आप देख रहे हैं परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। तो M जो है परमाणु द्रव्यमान हो गया, और Z जो है आपकी परमाणुओं की संख्या हो गई, ठीक है। ये परमाणु की संख्या है, परमाणु लिख सकता हूँ पर, ठीक है। तो ये परमाणु है, और ये ध्यान रखना कि एक एकक कोष्ठिका में परमाणु जो है वो 2 हैं, एक एकक कोष्ठिका में परमाणु जो है 2 है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा और क्या दिया गया है आपको, अच्छा, कोष्ठिका कोर की लंबाई जो है 400 पिकोमीटर दी गई है, तो यहाँ पे लंबाई जो हम निकाल लेंगे तो हमारी 400 पिकोमीटर है, यानी कि ये जो हो जाएगा इसको पिकोमीटर से हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करने से ये पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो है हम इसके 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर जो है 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो है सीधा सीधा, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें ए का घनत्व ज्ञात करना है जो रो से डिनोट होता है। तो ये रो है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना इसको, ये रो है, ठीक है। यहाँ पर भी ये रो है, नीचे भी ये रो है, इस तरह से थोड़ा सा पी टेढ़ा। यहाँ पे होता है क्या है कि जो आपकी डेंसिटी होती है, यानी कि घनत्व जो होता है, ये क्या होता है हमारा Z × M, और Z क्या होती है अभी मैंने बताया, परमाणु प्रति इकाई सेल। अभी देखा हमने Z क्या है, परमाणु प्रति इकाई सेल।
उसके बाद जो है आपका m क्या है, तो अभी अभी हमने बात करा, m जो है आपको बताया गया है, मैंने अभी अभी ऊपर दिखाया परमाणु द्रव्यमान, ऊपर देख लो एक बार फिर से, परमाणु द्रव्यमान, m क्या है, परमाणु द्रव्यमान। तो मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, m क्या है, परमाणु द्रव्यमान। ए आपको देख लिया कि ए यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका क्या है, यहाँ से उठा लूं तो ए जो है कोर का जो है वो लंबाई है, ठीक है, कोर लंबाई, कोष्टिका कोर की लंबाई। और जो है इसके अलावा हमारे पास और कुछ खास, आगे बढ़ेंगे उस न्यूमेरिकल में देख लेंगे। और एन की वैल्यू हमारे को जरूर देखनी है, 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, हमारे पास सारी वैल्यू है, एन हमारे को पता ही है, जो एन है वो क्या होता है, अवोगाड्रो संख्या जो होती है वो एन हमारे को दे रखी है, अवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ पे एन क्या है, ये है। तो सारे फॉर्मूले के हमारे को वैल्यूज मिल गई, पुट कर दें सभी वैल्यूज को। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशन तो आप मैथमेटिक्स तो जानते ही हैं, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए यहाँ पर, ये आपका डेंसिटी, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बचा, इसमें क्या है आपका, अच्छा एक चीज और, 100 ग्राम ए के परमाणुओं की संख्या भी हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे क्या है कि 10 ग्राम परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, हमको सीधा सीधा देखो, क्योंकि 100 ग्राम ए परमाणुओं की संख्या दे रखी है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो है 100 ग्राम, ठीक है, ये होता है हमारा 1 मोल के बराबर, ठीक है। और जो है ये होता है हमारा एन ए, जो अवोगाड्रो संख्या है उसके बराबर, जिसकी वैल्यू क्या है हमारे को दे रखी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली, हम ऊपर से उतार लेते हैं इसका, जिसकी वैल्यू जो है होती है कितनी आपकी 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये होती है, तो ये आपकी हमारे पास एन ए की वैल्यू के बराबर होता है 100 ग्राम, 1 मोल होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा वही चीज बोली कि 100 ग्राम ए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, एन ए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एन ए जो है 1 मोल के बराबर होता है, क्लियर हुआ। और 1 मोल जो है आपका 100 ग्राम के बराबर परमाणु होते हैं, क्लियर हुआ यहाँ पर ये चीज। तो 10 ग्राम ए के परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो हमें सीधा सीधा क्या करेंगे, हमारे को जो है एक में कितना हो जाएगा, अगर 100 ग्राम ए परमाणुओं में इतना है तो एक में कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट किया गया है, बस इतना ही है। तो ए में हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, जब एक का निकालना होगा तो हमें 100 से इसमें भाग देना होगा, इस 100 से। अगर फिर हमें 10 से निकालना है तो क्या करेंगे, 10 को गुना कर देंगे, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6.022 इंटू 10⁻22 परमाणु, ठीक है। तो ये आपका परमाणु, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, इकाई सेलों की संख्या भी हमें बतानी है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जेड जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, और ये 2 जो है परमाणु, ये कितने इकाई सेल का है, तो 1 इकाई सेल का है, यानी 1 इकाई सेल पर 2 जेड, मतलब 2 हमारे परमाणु हैं। तो हमारे को जो है संख्या पूरी हमारे को मिल चुकी है 2.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो ये हमारा अवोगाड्रो जो है संख्या, क्योंकि वो 1 मोल के बराबर है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका, सॉरी यहाँ पे ये परमाणुओं की संख्या यहाँ से लेना, यहाँ 22 होना चाहिए, यहाँ पे 22 होगा, यहाँ पे करेक्शन करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको करेक्शन कर लेना है, परमाणुओं की संख्या यहाँ पे जो हमारे पास 22 है, तो 22 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमने हटा दिया, 23 है, एक जोड़ेगा 24 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा वापस से काट देगा 22 हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब इसमें है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के में अवनमन के संबंध का व्यंजक है। इसमें आपको डेरिवेशन करनी है छोटी सी, पहले तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे कि विलय और विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को जो है मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, और इसे मोल अंश के नाम से भी जाना जाता है। तो घबराना नहीं है, कभी फ्रैक्शन लिख दे अंश लिख दे तो सेम चीज मान लेना, ठीक है। राउल्ट के नियम से हम जानते हैं पी नॉट इक्वल्स टू पी एस अपॉन में पी नॉट हो जाएगा, और इस फॉर्मूले से हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एन बाई
n प्लस में n। इस तरह से ये डेरिवेशन है, आपको अच्छी तरह से क्लास में करवाया होगा, तो डेरिवेशन के लिए तो इशू नहीं है। जहां न्यूमेरिकल्स होंगे उसको मैं सॉल्व करता हुआ बताता जाऊंगा। तो डेरिवेशन आप एक बार खुद करें, ट्राई करें, और डेरिवेशन को है सीखने की जरूरत नहीं होती है। डेरिवेशन में स्टेप्स आपको ध्यान रखना कि कौन से स्टेप्स, जैसे हम न्यूमेरिकल में करते हैं कि इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया, तो इसमें भी स्टेप्स होते हैं, बस उसके बाद वही करते हैं। ठीक है, तो विलय का अणुभार जो है हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो इस तरह से आ गया। इसके ग पार्ट में जो हमारे को क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसमें है आपसे क्या पूछा गया, देखो, 1 मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना करनी है। ठीक है, इसकी विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता यानी कप्पा जो है आपको दे रखा है ओम पर सेंटीमीटर में, कप्पा जानते हैं आप अच्छी तरह से, और एस का परमाणु भार जो है 32 दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर 1 मोल सांद्रता आपको बताई है। ठीक है, तो सांद्रता 1 मोल दिया गया है, तो इसका मतलब मुझे H2SO4 का जो है परमाणु भार निकाल लेना है। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू जो है H में 2, और सॉरी H कितना हाइड्रोजन में 1 होता है, कितनी बार हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, प्लस में आपका कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 32, और फिर प्लस में आपका, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना, देख लो ये, और इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो आपका 4 ऑक्सीजन है, 16 होते हैं ऑक्सीजन में, तो 16 इंटू 4। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 2 प्लस में 32 प्लस में ये हो गया आपका 64 इंटू 4, कितना हो गया आपका 16 चौक 64, 64। ठीक है, और इसको हम जोड़ लेते हैं तो 6 98। ठीक है, तो ये 98 आ गया ना। तो देखो यहीं पर सांद्रता अगर 1 है तो H2SO4 का जो भार निकाल लिया वो 98 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये निकाल लिया। तो यही जो है मैंने यहाँ पे शॉर्ट को जो है डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर कैसे आया ये 98 ग्राम पर लीटर, समझ में आ गया H2SO4 कैसे आया। अच्छा, अब देखो H2SO4 जो है ना, इसमें हमें एक चीज और समझनी है, वो ये है कि ये इस H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। जो चीजें बता रहा हूँ बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर आपने क्लास मिस करी है, नहीं समझ में आया था, तो यहाँ पे समझ लेना। तो तुल्यांकी भार जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है अणु भार, ठीक है, बटे जो है आपका क्या होता है आपका मेरे संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। ठीक है, तो अणुभार देखिए आपका, इसका अणुभार आपने निकाल लिया 98 H2SO4 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख लिया 98, और जो संयोजकता H2SO4 की होती है आप जानते ही हो 2, हमारे पास आ गया 49। तो ये क्या आ गया H2SO4 का तुल्यांकी भार 49। क्लियर हुआ अभी आपको। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट स्टेप है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई संयोजकता 2 होती है, अणु भार मेरे पास है ही, तो इसका आधा जो है तुल्यांकी भार होगा। ठीक है, तो ये डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती है, एग्जामिनर जो है आपको बिल्कुल नहीं काटेगा, कोई टेंशन नहीं है, आप जो है डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये तुल्यांकी भार तो आ गया, तो यहाँ पर जो है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर की बात आ रही है। तो प्रति लीटर यानी कि आपको जो है यहाँ पे टोटल जो है एक सांद्रता 1 पर H2SO का कितना है आपके पास में भार, तो ये है आपके पास 98, और उसकी तुल्यांकी भार कितना आ गया 49। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ग्राम प्रति जो है ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 98/42, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अब देखो हमारे पास तुल्यांकी चालकता जिसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वो लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में C बोलिए, या फिर आप इसको N भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो N लिखना चाहें तो आप N भी लिख सकते हैं। तो N क्या होता है, ये प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, या फिर C जो बोलिए, आप C बोल दें इसको, या फिर आप इसको N से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स की बात है। और जो ये होती है ना, ये हमारी क्या होती है, प्रति लीटर। ठीक है, प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, तो ये होता है आपकी जो है इसकी वैल्यू, और हम पहले ये निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास में लैम्डा EQ की वैल्यू से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, तो आपको दिक्कत होनी नहीं है। तो कप्पा की वैल्यू आपके पास है ही, अभी अभी क्वेश्चन में हमने देख लिया था, कप्पा ये दे रखा, मैंने मेंशन करा दिया था आपको। तो 26 ले लिया, -2 है, इंटू में 1000 अपॉन में लैम्डा, और लैम्डा अभी अभी हमने देखा कितना आया था, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर जो है 2 आ चुका है। तो हमारे पास जो है N जो है प्रति लीटर ग्राम तुल्यांकों की संख्या, वो क्या है हमारे पास C। ठीक है, तो इस C की वैल्यू रखी,
समझ में आ रहा है आपको? अब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 130 ओम प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक जो है इसका आंसर आया। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कंदन की हार्डी सुलजे नियम क्या है ये आपको बताना है। देखो बहुत इजी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो डेफिनेशन है आराम से आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि केमिस्ट्री है ये, कोई कहानी नहीं है जो जहाँ पे केमिकल्स यूज होंगे जो विलियन होगा उस तरह का ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है आपका सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता की गणना आपको करनी है। ये भी डेरिवेशन टाइप है आपका। तो यहाँ पर जो है डेरिवेशन आप बुक से भी रेफर कर सकते हैं और यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रहा हूँ इससे भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, एकक कोष्टिका की, ठीक है। इसकी डिटेल क्लास जो मैं लूंगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। और इसलिए जो है ये आपका जो भी उसके आगे का डेरिवेशन जो है वो दे दिया, ठीक है। इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आपको जहां जहां जरूरत होगी, जिसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे हम उसको सॉल्व करेंगे। अक्रिय गैसों की दो विशेषता उपयोग लिखने हैं। अक्रिय गैसों के गुण देख लो और उपयोग देख लो भैया, ठीक है। ये गुण और उपयोग सारे के सारे हैं ये। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित उप संयोजक तत्वों यानी यौगिकों के आयुपेक नेम जो है आपको लिखना है। अब देखो आयुपेक नेम लिखने के लिए थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना तभी लिख पाओगे, अन्यथा यह हमेशा ही गलत होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों के मैंने नाम लिख दिए हैं, तो इन नामों को आप याद कर लें, समझ लें ये कैसे लिखा जाता है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है डीएनए आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्रियात्मक अंतर। तो इसमें संरचनात्मक पहले अंतर लिख देते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए में, ठीक है, क्योंकि आपको संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों लिखने हैं। और यहाँ पे जो है क्रियात्मक अंतर और कितने हैं, तो आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको कम से कम इसके 2, ठीक है, कोई भी 2 आपकी मर्जी है, और इसके 2 जो है लिख देने हैं। 4 लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये दोनों में अंतर पूछ रहा है। अगर आप एक एक भी लिखते हैं तो भी आपको जो है एग्जामिनर नंबर देगा पूरे के पूरे, लेकिन कई कई एग्जामिनर थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं, तो आपको समझदारी थोड़ी सी बरतनी होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आपका जो है 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध जो है आपको दे रखा है। निकाल, ठीक है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख ली 3.14 और आपका आर हमने निकाला ही था, ठीक है, 0.5 इसको रख लिया हमने। और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। लेंथ हमारे को दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर लेंथ ले ली हमने, ठीक है, यहाँ पर। और जो एरिया है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके ये जो ए का मान निकल रहा है वो निकल रहा है हमारे पास में 0.785 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सीधा सीधा प्रतिरोध निकालने की बात, प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जो होता है वो आर रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। आपको सभी को पता है ये 10वीं का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ से रो निकल जाएगा, रो को इधर लाओगे तो ये आर जो है उधर चला जाएगा और ए उससे मल्टीप्लाई होकर एल डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने उसको रो को निकालना में जिसको प्रतिरोधता है आपकी तो वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो है एल की वैल्यू रख ली, आर की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है, तो उसको हमने ले लिया 5.55 इंटू 10⁻³ ओम इंटू 0 जो हमारे पास वैल्यू थी इस वैल्यू को ले लिया, ठीक है, यहाँ पर। अब इसके बाद में डिवाइड करना है एल से, तो एल हमारे पास है यहाँ पर 50 से डिवाइड किया। प्रतिरोधकता जो है रो ये आ गई आपकी 87.135 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज हमसे क्या पूछिए, देखिए विशिष्ट चालकता पूछिए और मोलर चालकता पूछिए। तो विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता दोनों देख लेते हैं। देखिए ये होता है कप्पा बराबर 1/ρ, यानी कि 1/ρ की अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है ऊपर, उसको रखेंगे यहाँ पर। रखते ही हम डिवाइड करेंगे तो ये ओम है जो नीचे आएगा, नीचे की वजह से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये इनवर्स में चला जाएगा ना। ओम जो है डिवाइड करने के बाद में इनवर्स में चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास में 0.01148 समथिंग समथिंग करके ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स,
इसके बाद जो है आपका मोलर चालकता बचा, जिसको लैम्डा एम से हम डिनोट करते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में सी, या फिर आप जो भी है जो यूज करते हैं आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर में आ जाएगा। सी जो है हमारे पास है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ऊपर देखोगे आप सी, ठीक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर चलिए अब आगे, तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं। कप्पा की वैल्यू हमारे पास निकाल रखी थी हमने, उसको हमने पुट किया यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में जो है ये जो आपका फॉर्मूला है उसको पुट किया, नीचे हमारे पास सी की वैल्यू है, इसको पुट किया, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ गई 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज नंबर यहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित जो है टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर होना चाहिए। पेप्टीकरण है और अपोहन है। तो सबसे पहले पेप्टीकरण की बात करें तो आप देख सकते हैं पेप्टीकरण ये है, पढ़ सकते हैं, ये थ्योरी है, थ्योरी तो ज्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे दूसरा पार्ट है इसका। इसके बाद अपोहन क्या होता है वो मैंने यहाँ बता दिया है आप लोगों को, इसको आप पढ़ लीजिए। थ्योरी है, थ्योरी में एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी। और प्रथम द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण सहित जो हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बता देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जो है ये प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से एन एथिल बेंजीन जो है सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है हम सारे के सारी चीजों को यहाँ पे समझाते हुए रासायनिक समीकरण भी दे देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको अमीनों को रासायनिक समीकरण दे देने हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिख देना है, और इससे जो है ग्लूकोसैरिक अम्ल और ग्लूसोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे उसका समीकरण देना है। सबसे पहले तो ग्लूकोज की संरचना मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, इस तरह की ग्लूकोज की संरचना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीकरण करें ग्लूकोज का, तो आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा सैकरिक अम्ल अगर ऑक्सीकरण करते हैं, और NH2OH के प्रेजेंस में इसको करते हैं तो हमारे को मिल जाएगा आपका दूसरा ग्लूऑक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई पदार्थ X है जिसका 4 ग्राम जो है 100 ग्राम विलायक में डालने पर S जो है एक बनेगा, उसका क्वथनांक जो है 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पूछा गया है कि S के हिमांक में कमी हमें बतानी है, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी बतानी है, अलावा उसके तीसरा नंबर पूछा गया है आपसे 300 केल्विन पर घोल यानी विलयन का जो है परासरण दाब भी निकालना है, और X का अणुक द्रव्यमान यानी कि इसको अणुभार कहते हैं वो भी निकालना है। और यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, Kb की वैल्यू 5.0, Ks की वैल्यू 32.0 और S का आणविक द्रव्यमान जो है 150, और विलयन का घनत्व जो है आपको दे रखा है 1.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये सारी चीजों को नोट कर लेना, क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे तो आपको ये चीजें बार बार में हम नहीं देख पाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन में इसको पूछा गया उसी को कर लेते हैं। इसके ख पाठ को नीचे कर लेंगे, जिसमें आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए जो व्यंजक निकालना है आपको, और स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये करवाया होगा डेरिवेशन। तो इस ख पार्ट के जो आंसर को हम नीचे देख लेंगे। पहले हम क पार्ट के आंसर को कर लेते हैं, जिसमें आपके ये 4 पोर्शंस पूछे गए हैं मेनली। तो इसमें 4 पोर्शंस जो हैं इसको ध्यान रखना है हमें, और इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, ये है कि पदार्थ X का भार दिया गया है, जिसको स्मॉल w से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, 4 ग्राम है। ध्यान रखना है, जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है नोट करते रहें। उसके अलावा S का क्वथनांक जो है उसमें उन्नयन दिया गया है डेल्टा TB, जो कि 0.6 केल्विन है। सारे न्यूमेरिकल में जो वैल्यू है पहले हम उसको लिख लेंगे, ताकि हमको इनको आसानी से फॉर्मूले में डालने में कोई भी दिक्कत ना हो। विलायक का भार जो है कैपिटल W, जो कि 100 ग्राम है। आपको न्यूमेरिकल में सब कुछ पता है, यहाँ पे 100 ग्राम है, ठीक है। और आपको 4 ग्राम जो है X का है। S के क्वथनांक में जो है 0.6 बढ़ जाएगा, उन्नयन बता रखा है जो है आपका 0.6 डिग्री केल्विन है। क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक जो है हमें दे रखा है क्वेश्चन में Kb, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 5 Kb से, तो उसका वैल्यू हमें 5 दे रखा है। X का आणविक द्रव्यमान जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं 150 दे रखा है। और इसके बाद में हिमांक में कमी यानी कि अवनमन जो स्थिरांक वो दे रखा है Kf 32।
मोललता सबसे पहले हम बात करें तो मोललता होता है स्मॉल m इक्वल्स टू डब्ल्यू, और वो भी कौन सा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m इंटू डब्ल्यू। और इन सभी m और w और स्मॉल w सभी को मैंने यहाँ पे बता रखा है कि कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल w क्या है, tv क्या है, सभी को सामने सामने मैंने लिख दिया है। तो बस इनकी वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में डालेंगे, मोललता निकाल लेंगे। तो w हमारे को 4 दे रखा है, 1000 मल्टीप्लाई में है m और w नीचे लिख दिया। सब काट कूट के आप निकालोगे तो यहाँ पे 400 बटे में 15 मोलल जो है इसकी मोललता आ जाती है। इसमें जो है हिमांक में कमी अवनमन निकालना है, जो कि डेल्टा टीएफ है, वो होता है के एफ इंटू एम। ठीक है, ये पहला समीकरण है। और क्वथनांक में उन्नयन जो होता है जिसमें डेल्टा टीबी होता है वो के बी एम होता है। और जो आपका पहला और दूसरा समीकरण है, अगर इसमें से हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को भाग दे देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से टी एफ बाई टीबी बन जाएगा। इसी तरह से के एफ बाई के बी एम अपॉन एम, एम 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 से कैंसिल हो जाएगा तो के एफ अपॉन के बी बचेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर टी एफ की हमारे पास वैल्यू नहीं है, बाकी सभी की वैल्यू है, तो सभी की वैल्यू डाल दी, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, नोट कर लेना। तो ये वैल्यू डाली और यहाँ से टीएफ की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, जो कि एस के हिमांक में कमी निकालना था। पहला पोर्शन वो आ गया 3.84 केल्विन। ठीक है, दूसरे पोर्शन की बात करें तो इसमें एस के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, जिसको हम डिनोट करते हैं पी नोट या पी जीरो माइनस पी अपॉन में पी नोट इक्वल्स टू स्मॉल एन बाई एन। और ये स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या होता है, पी नोट क्या होता है, पी क्या होता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। पी नोट जो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जो कि हमारा पी नोट रिप्रेजेंट करता है, और जो पी रिप्रेजेंट करता है वो होता है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आए कि इस फॉर्मूले में इनका मतलब क्या है। एन और एन, ये कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों को देख लेंगे, जिसमें कैपिटल एन जो डिनोट करता है विलायक के मोलों की संख्या, कैपिटल एन से डिनोट होता है, जिसको हम डब्ल्यू अपॉन में एम डैश से डिस्क्राइब करते हैं। पाणु का जो अणुभार है वो हम निकाल ही सकते हैं। पानी जो है वो H2O होता है, तो इसका अणुभार निकाल लीजिए। हाइड्रोजन जो है आपका इसका 1 होता है, इनटू में कितना हाइड्रोजन है 2 है, और ऑक्सीजन 16 होता है, तो टोटल मिला के 18 हो गया। अब इसको फॉर्मूले में डाल देंगे, डब्ल्यू अपॉन में एम डैश, हमने 18 निकाल लिया, एम डैश डब्ल्यू हमारे पास गिवन है 100, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया। और दूसरा जो है आपका स्मॉल एन, जिसको क्योंकि हमें फॉर्मूले में रखना है तो हमारे को एन की वैल्यू और स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू चाहिए, पी नोट की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यूज हम निकालते जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉल डब्ल्यू, ये देखो ये कैपिटल एन वाला कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एन वाला स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एम। तो यहाँ पर जो है स्मॉल डब्ल्यू जो है आपका कितना है 4 है, क्वेश्चन में दिया गया है। एम हमारे को क्वेश्चन में दिया गया 150, इसको रखा, और ये हमारे पास कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। अब एस के सापेक्ष वाष्प में जो कमी होगी दाब में वो पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट होगा, तो इनकी वैल्यूज रखते हैं। पी नोट हमारे पास जो अभी अभी हमने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 150 इंटू में 18 अपॉन में इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 और बटे में इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो हमें निकालनी थी, एस के वाष्प दाब में कमी जो है वो कितनी आ गई 0.048, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यानी कि इसका आंसर आ गया। इसके बाद तो थर्ड पार्ट में पूछा गया 300 केल्विन पर विलयन का परासरण दाब निकालना है। तो टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन, परासरण दाब जो होता है वो होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। और याद रखना कि इसमें जो है हमारे को क्या क्या चीजें देखनी है, तो हमारे को जो है एक एन चाहिए, एन जो होता है वो डब्ल्यू अपॉन में एम होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और आयतन जो होता है एम बाई डी होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है, जो मास होता है वो डी इंटू वी होता है। टी डी जो है आपका घनत्व है, ठीक है, ये क्या है घनत्व यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो है आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान में से हमें अगर v की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस d को इधर ले जाएंगे तो m अपॉन में d हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर d जो है वो निकाल सकते हैं। हमारे पास जो घनत्व दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है इसको हम ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर आ जाएगा। विलयन का द्रव्यमान जो है कितना हो जाएगा, तो एक विलयन 100 है, दूसरा विलयन 4 है, तो दोनों का द्रव्यमान मिला के 104 हो गया, ठीक है ना। टोटल विलयन का द्रव्यमान जो हमने निकाल लिया। अब हमारे को जो है सब केवल v की वैल्यू निकालने के लिए फुट कर देना है, तो m हमारे पास आ चुका है 104, डी अभी अभी हमारे पास ऊपर थी, डी की वैल्यू हमने पुट करी, ये लीटर में आ गया। इसके बाद में परासरण दाब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो मेरे पास जो है पी हमें निकालना है, वी हमने निकाल लिया, एन हमारे पास था ही, आर हमारे पास दे रखा है, टी हमारे पास दे रखा है, सभी की वैल्यू पुट करी। तो पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपका 0.0101046 इंटू 10⁻³ जो है इस तरह से आ जाएगा। आप जो है इसकी 10⁻³ जो है मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आपका पी इक्वल्स टू
इंटू 10.104 ATM, मतलब आपका जो है ये आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, परासरण दाब। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट पूछा गया, एक्स का अणुक द्रव्यमान यानी अणुभार निकालना है। तो एक्स का अणुभार जो होता है वो W इंटू एम अपॉन में W पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट होता है। ध्यान रखना, फॉर्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे। W की वैल्यू मुझे पता है, M की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, W की इस वाले कैपिटल W की मुझे पता है, और पी नोट माइनस पी अपॉन में अभी अभी हमने निकाला था, इसकी वैल्यू जो है हमने देखा था कि यहां देखोगे तो आ जाओ, देखो परासरण दाब जो है ये देखो हमने 0.84 निकाला था ये, ठीक है, ये जो है वाष्प दाब में कमी पी नोट माइनस पी अपॉन पी, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे। अब इसको रखते ही हमारे जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये रखा हमने इसकी वैल्यू को और डिवाइड वाइड कर लेंगे हम, और फिर हमारे पास पदार्थ एक्स का अणुभार जो आ जाएगा 125 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण जो हमें निकालना था, ख पार्ट जो है आपका, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आपको डेरिवेशन करना है। ए जो है ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया में कोई उत्पाद बनाता है, अभिक्रिया का वेग हम जो है इस तरह से डिनोट करते हैं, पता ही है आपको, डेरिवेशन कराया है स्कूल में, तो इसको आपको अपने हिसाब से कर लेना है। और कोई भी कमी है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लेना है आपको। तो आपका जो लास्ट में वैल्यू आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स, सभी को पता है, तो ये लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर आप इसका जो है विस्तार पूर्वक अर्ध आयु काल निकालेंगे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अर्ध आयु काल का जो आपका आता है वो हमारे पास आ जाएगा टी हाफ, जो टी हाफ निकालेंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन में के, और ये जो है वैल्यू हमेशा याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये यूज किए जाते हैं। ये हो गया आपका। अब इसमें ग पार्ट भी पूछा गया, संक्रमण तत्व जो है किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं, और संक्रमण तत्वों के संदर्भ में जो है निम्न को समझाना है। ये रंगीन आयन बनाते हैं और ये अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं, दोनों को समझा देना है, ठीक है। संक्रमण तत्वों के बारे में हमने लिख दिया है। संक्रमण तत्वों में जो है ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो ये रंगीन हीन बनाते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है अंतरकाशीय यौगिक क्यों बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा। इसके बाद लिगेंड क्या होते हैं, ये क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका डेफिनेशन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर आप लिगेंड के बारे में थोड़ा सा चित्र वगैरह डायग्राम बना करके, केमिस्ट्री है तो आपको सॉल्व करना होगा इसी तरह से। और इसके जो 3 कारक क्रिस्टल क्षेत्र में विभाजित ऊर्जा को जो है प्रभावित करते हैं उनको भी हमें बता देना है ABC के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन इस तरह से मिल जाएगा। इसके बाद में जो है आपका 6th क्वेश्चन, इसमें क पार्ट पूछा गया, निम्नलिखित को कारण सहित समझाना है। साधारण ताप पर जो ऑक्सीजन एक गैस है, सल्फर ठोस है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक जो है बहुत कम होता है, या फिर अथवा वाला पार्ट जो है हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन करके उसके प्रमुख गुण और उपयोग जो है आपको लिख देने। तो हमने कोई भी आपको अथवा में से एक ही करना होता है, तो हमने जो है नीचे वाला हेबर विधि वाला कर दिया है, तो हेबर विधि का आंसर यहाँ पर है। और फिर भी अगर आप सारे पार्ट्स के आंसर चाहते हैं तो भी उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ये आपका हेबर विधि है, ये डायग्राम जरूर बना लेना। हेबर विधि का सिंपल सा डायग्राम है ये, इसको जरूर करना है, जिसमें अमोनिया का निर्माण होता है, और इसका जो भी आपको प्रोसेस है उसको जरूर समझाना है एक बार। इसका रासायनिक गुण क्या है ये भी आपको बता देना है। धातुओं के साथ, धातु ऑक्साइडों के साथ जो अपचयन होता है ये भी आपको बता देना है। इसके बाद में उपयोग बता देना है प्रयोगशाला में, और उसके बाद में बर्फ बनाने और कोल्ड स्टोरेज में। इसके बाद में जो ख पार्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें रायमंड टीमन अभिक्रिया है और कोल्बे अभिक्रिया है, विलियम संश्लेषण है। और अथवा पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है गर्म किया जाता है। इथाइल ईथर की हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया होती है, और साथ साथ फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, और फॉर्मल्डिहाइड की ग्रेनाड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराने पर जल अपघटन किया जाता है। तो इन सभी का हम समीकरण लिख करके बता देंगे। इसका अथवा पार्ट में से आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, इनको पहले मैं सॉल्व करवा चुका हूं, और अथवा पार्ट का जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें पूछा गया, फिनॉल जो है इसको जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो फिनॉल है आपका, इसको जिंक के साथ जब गर्म करते हैं तो बेंजीन देता है और जेडेनो दे देगा। इस तरह दूसरे पार्ट में आपसे पूछेगा, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पर 160, तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल है आपका C2H5OH, H2SO4 की प्रेजेंस में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको हम करते हैं ट्रीट, तो हमारे को जो है डाइथाइल ईथर जो है मिलता है, और साथ में वाटर मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या बोला है इसमें बोला है कि
आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हाइड्रिक आयोडिक अम्ल जो है इसके अगर ठंडा होगा तो उसके साथ अगर करते हैं तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड मिलेगा। अगर गर्म आप HI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है एथिल आयोडाइड मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। और चौथे पार्ट में आपसे क्या पूछा है, तो Br2 और HO मतलब जल के ब्रोमीन और जल मिलाया जाता है फिनोल में, तो क्या होगा, तो फिनोल आपके सामने है। फिनोल में जब ब्रोमीन और जल जो है मिलाया जाएगा तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है प्रेजेंस होता है यानी बन जाता है। और इसके बाद पांचवें पार्ट में जो है आपसे क्या पूछा है, फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रेनाड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर जल अपघटन होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, और जब इसको ट्रीट कराते हैं तो अल्कोहल जो हमें फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से ये आप रिएक्शंस बताएंगे। इसके बाद में एरिल एल्डिहाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति जो है ये कारकों से कम अभिक्रियाशील होते हैं। ये आपको बताना है किन कारकों से जो है कम होते हैं। अथवा में एक पार्ट और पूछा गया है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है फिर भी यह जो है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है, इसका रीजन क्या है। और एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जो है जल से अभिसरणीय है, ये अभी आपको बताना है। तो अगर हम बात करें एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक वाला जो मैंने आंसर ये वाला फर्स्ट वाला इसका अथवा पार्ट को कराया मैंने, तो यहाँ पे जो है एरोमेटिक का जो आपको बता देना है। तो इस तरह से आप पूरा जो है इसका विवेचन लिख देंगे, साथ में डायग्राम दे देंगे, उदाहरण भी दे देंगे। इसके दूसरे पार्ट में एल्किल हैलाइड जो है ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, इसके ध्रुव जो है पोलर होते हैं, एल्किल हैलाइड के ध्रुवीय होते हैं, तो ये जल से अभिसरणीय है, तो ये भी इसका रीजन हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद में इसका ख पार्ट है जिसमें प्रोपेनल और एवं प्रोपेन, इसके क्या है रासायनिक परीक्षण जो है आपको करने हैं, फिनोल एंड बेंजीन अम्ल और एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, ठीक है। अथवा में निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पे भी रासायनिक समीकरण है और यहाँ पे रासायनिक परीक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज है इनको, तो अगर हम बात करें कि प्रोपेनॉल जो है, अगर आप प्रोपेनॉल और प्रोपेन बनाते हैं तो इसमें कैसे रासायनिक परीक्षण में क्या होगा, तो अगर हम प्रोपेनॉल लेते हैं, अगर इसका हम रासायनिक परीक्षण करते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है आपका प्रोपेनॉल है, प्रोपेनोन नहीं है। अगर हम प्रोपेनोन होता तो जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे आयोडीन और NaOH से, तो ये जो हमारे को आयोडोफॉर्म यानी कि पीला कलर देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रोपेनोन है। ध्यान रखना, प्रोपेनॉल में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, प्रोपेनोन होगा तो अभिक्रिया करके पीले कलर में आयोडोफॉर्म देगा। इसी तरह से फिनॉल जो है ये अभिक्रिया करके जो है आयरन फिनॉल जो है यानी कि बैंगनी कलर प्रेजेंस करेगा, तो बैंगनी कलर आते ही समझ लो आयरन फिनॉल बन गया। इस तरह बेंजोइक अम्ल जो है इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो सफेद अवशेप प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, जो कि फेरिक बेंजोएट बनता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कलर वाइज आप पहचान सकते हैं।